हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल हिंदी गौरव पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाने वाले PYQ क्वेश्चन, जो हमने प्रैक्टिस सेट के नाम से कल शुरू की थी, जिसका भाग 1 कल आ गया है और आज भाग 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने 1960 में हिंदी साहित्य का अतीत लिखा, याद रखना है। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य लिखा। गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए, रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य संग्रह, पंडित महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताना है सही आंसर। सही आंसर है इसका डी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 में लिखा गया था। और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, याद रखना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, जिसे 1986 में लिखा गया। नेक्स्ट, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या है? बताना है कि काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दी है जिसने कवियों की तुलना में। शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। सही आंसर बताना है। सही आंसर है सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कवियों की तुलना में उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसको प्रमुखता दी है, इन्होंने, याद रखना है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर गाथा काव्य का या आधुनिक काव्य का? सही आंसर बताना है। सही आंसर है सी, वीर गाथा काव्य का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। आदिकाल के उन्होंने कुल 4 प्रकरण माने हैं, याद रखना है। कितने? 4 प्रकरण माने हैं, जिसमें उन्होंने प्रकरण 1 और प्रकरण 2 को तो आदिकाल के नाम से रखते हैं, और जो प्रकरण 3 है उसमें वीरगाथा काव्य को रखते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? दरबारी काव्य, आरंभिक मुस्लिम काव्य, सूफी काव्य, सिद्ध और नाथ काव्य। सांप्रदायिक कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। तो सही आंसर है सिद्ध
और नाथ साहित्य, जिन्हें सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान से सुनना, समझना और पढ़ना, याद रखना। फिर हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, ये अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, आपको बताना ये है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो अभी तक इनमें अधूरा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो कि प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने लिखा है, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो कि सुमन राजे ने लिखा है। तो इनमें अधूरा ग्रंथ अभी तक कौन सा है वो बताना है आपको। तो सही आंसर है ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा था, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है। बताना है आपको। सही आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है 1929 ईस्वी में, जो कि सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास है। नेक्स्ट, मिस्र बंधु के काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। आपको बताना है कि मिस्र बंधु ने जो अपना काल विभाजन किया है उसमें जो उन्होंने अज्ञात काल का उल्लेख करा है, उसमें इनमें से कौन से पॉइंट को उन्होंने रखा है? चंद पूर्व हिंदी का जिसमें विवरण है उसे, रीतिकालीन कवियों का विवरण है क्या अज्ञात काल में, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, या उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, जिसे मिस्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में अज्ञात काल के नाम से उल्लेख किया है, याद रखना है। मिस्र बंधु, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखी है, मिस्र बंधु विनोद इन्होंने लिखी है। मिस्र बंधु ये तीन भाइयों ने लिखी है मिस्र बंधु। देखो, तीन भाई है, गणेश बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और श्याम बिहारी मिस्र, जो मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? बताना है। शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या हिंदी साहित्य का इतिहास। सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। मिस्र बंधु विनोद जो कि मिस्र बंधु ने लिखा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि ग्रियर्सन ने लिखा है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल ने लिखा है उसको माना जाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा, जो कि 1952 में लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से प्रथम लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में लिखी। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि उन्होंने 1952 में लिखा। याद रखना है। चलिए, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। सही आंसर बताना है कि हिंदी शब्द सागर किसने संपादित किया, किसका ग्रंथ है। ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ को संपादित किया है और इसकी भूमिका में शुक्ल जी ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास ने लिखा 1922 में इसे संपादित किया था और इसके कुल 4 भाग हैं। तो याद रखना है कि हिंदी शब्द सागर को संपादित श्याम सुंदर दास ने किया है। 1922 में इसको संपादित किया गया था। इसके 4 भाग हैं और इसकी भूमिका में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, जिसे बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में प्रकाशित किया गया। याद रखना। नेक्स्ट, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया हिंदी का इतिहास है, द स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पादरी एडविन ग्रीव्स, जिन्होंने स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। नेक्स्ट, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा जो कि 1893 के संस्थापक में कौन नहीं है? श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तो सही आंसर है ऑप्शन डी श्याम बिहारी मिश्र। एक सेकेंड, श्याम बिहारी मिश्र जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? बताना आपने। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा, प्लस हरदयाल इन्होंने संपादित किया है। बाकी इन तीनों ने, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह ने मूल रूप से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट, हिंदी शब्द सागर किसके मस्तिष्क की उपज है? हिंदी शब्द सागर किसके मस्तिष्क की उपज है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र। ये को अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन पहले आया है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। अब यहाँ पे हिंदी शब्द सागर किसके मस्तिष्क की उपज है, यहाँ पूछने का तरीका बदल गया है बस। तो सही ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। चलिए आगे। निम्नलिखित में से विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, गिरीशन। बताना है विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। याद रखना है कि इस पद्धति के जो जन्मदाता है, जो प्रवर्तक कौन है? तेन महोदय माने जाते हैं, तेन महोदय। याद रखना है कि विधेयवादी पद्धति है जो, उसके प्रवर्तक या जन्मदाता तेन महोदय माने जाते हैं। लेकिन भारत में विधेयवादी पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को सर्वप्रथम अपनाया है। याद रखना है। और इसी पद्धति को, किस पद्धति को? विधेयवादी पद्धति को ही विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। चलिए, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास में कितने खंड शामिल है? आपको बताना है। सही आंसर है
16। हिंदी साहित्य का जो वर्तमान इतिहास है उसमें 16 खंड शामिल है, लेकिन अगर पूछे वर्तमान में तो वर्तमान में इसमें 18 खंड है, जिसमें 2 खंड और जोड़ दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का वर्तमान इतिहास है तो यह संपादित ग्रंथ है जिसे प्रकाशित किया है नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया है। और याद रखना कि इसके जो 16 खंड है उसमें से जो छठा भाग है उसको डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के नाम से इसकी भूमिका लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट, काशी नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संपादक कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसके मुख्य संपादक कौन थे आपको बताना है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, राधाकृष्ण दास। तो सही आंसर है श्याम सुंदर दास। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 ईस्वी जिसकी इसकी स्थापना है, श्याम सुंदर दास है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में मदद करने वाले विद्वान थे। मदद करने वाले विद्वान पूछा है। केदारनाथ सिंह, पंडित केदारनाथ पाठक, केदारनाथ अग्रवाल और रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित केदारनाथ पाठक ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में, जो कि 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसमें पंडित केदारनाथ पाठक ने उनका सहयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में आया और इसका संशोधित, याद रखना, संशोधित संस्करण जो कि बाद में 1940 में आया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। कथन किसका है? ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, आरपीएससी की हो, लेक्चरर हो। ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। और किसके बारे में कहा है? लोकनायक मतलब तुलसीदास के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। नेक्स्ट, असंगत चुनिए, बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 1970, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। असंगत बताना है इसमें। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो कि 1970 नहीं 2003 माना जाता है। 2002 में यह लिखा गया था और 2003 में यह प्रकाशित हुआ, तो इसका सही आंसर 2003 माना जाता है, जो कि सुमन राज्य का है। सुमन राज्य। बाकी सारे आपको पता ही होंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, जिन्होंने 1938 में लिखा है। फिर आगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 जो कि गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। नेक्स्ट, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही आंसर बताना है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है। प्राकृताभास हिंदी कहा है, याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है पुरानी हिंदी और रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को कहा है प्राकृताभास हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ है? बताना है, हिंदी कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ है? मिश्र बंधु, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास,
वियोगी हरि। तो सही आंसर है इसका श्याम सुंदर दास, हिंदी कवि रत्नमाला इनका ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी है। बाकी सारे आपको पता ही होगा। मिस्र बंधु, जो कि मिस्र बंधु विनोद 1913 में आया। रामनेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, जो कि 1917। वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार, जो कि 1923 में। सारे ऑप्शन याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी का अपभ्रंश से दूर दूर तक संबंध नहीं है, यह कथन किसका है? बताना है। हिंदी का अपभ्रंश से दूर दूर तक संबंध नहीं है, यह कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामविलास शर्मा? सही आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की ये कोटेशन है कि हिंदी का अपभ्रंश से दूर दूर तक संबंध नहीं है, नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी और अपभ्रंश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, किंतु अपभ्रंश निकट की भाषा है, इसे हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? पीछे क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि दूर दूर तक नहीं है, और इसमें पूछा है कि हिंदी और अपभ्रंश निकट की भाषा है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। सही आंसर बताना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कोटेशन है कि हिंदी और अपभ्रंश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, किंतु अपभ्रंश निकट की भाषा है, इसलिए इसे हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको याद रखना है आपको। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। ये प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।